हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और वेलकम टू योर फाइनेंस टीचर। तो जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन यानी उदारवादी, मार्क्सवादी तथा गांधीवादी के बारे में अभी पढ़ना है। तो हमने थोड़ा सा इसका जो था डिस्कशन किया था कि भाई भारत में राज्य की प्रकृति यानी उसका नेचर क्या है या स्वरूप, उसके बारे में हमने पढ़ा, इसको जाना। देन हमने जो है उदारवादी दृष्टिकोण यानी जो लिबरल अप्रोच है उसका हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये होता क्या है। तो मैंने इसमें बताया था कि ये इस तरीके का है कि ये इसको एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था प्राकृतिक संस्था ना मानकर एक कृत्रिम संस्था मानते हैं जो व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है। और ये साथ में जो है लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसको हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो अभी हमारा ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इसके जो सब पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना है। तो अभी ये पूरा हुआ नहीं है। तो अभी इसका जो फर्स्ट यानी इसमें क्या है, तो भारतीय राज्य का उदारवादी स्वरूप यानी जो भारतीय राजनीति का उदारवादी स्वरूप है वो क्या है। तो भारतीय संवैधानिक सभा के अगर हम अधिकांश सदस्य उदारवादी थे, यानी हम भारतीय संवैधानिक सभा की बात करें, जो सभा बनाई गई थी, तो उसमें जो बहुत सारे सदस्य थे वो कौन थे, उदारवादी ही थे। तो इसलिए वह भारत में उदारवादी स्वरूप वाली जो है राज्य प्रणाली को अपनाए जाने के पक्ष में थे। तो ये क्या है, साथ साथ में जो भारत में उदारवादी प्रणाली है, ठीक है, तो वो ये सोचते थे कि भाई उदारवादी प्रणाली के रूप में ही जो है मतलब उदारवादी स्वरूप को अपनाया जाए, ठीक है। तो अंतिम रूप में उन्होंने भारत में उदारवादी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। यानी लास्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, अपनी जो भी व्यवस्था को चलाया, जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी उसको अपनाया, ठीक है, और उदारवादी की तरह वो चले। तो आपको पता ही है, आपने जो पढ़ा भी था कि जो उदारवादी है मोस्टली किस चीज़ पर ध्यान देता है, यहाँ पर लोकतंत्र पे। तो निसंदेही उदारवादी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में अनेक समस्याएं यानी कि जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असंतोष आदि व्यापक हैं। तो उदारवादी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में आप जैसे देखते हो कि जहाँ पर भी प्रजातंत्र है, लोगों का शासन है, तो समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है, जैसे गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, असंतोष हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और प्रशासन में भी भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका है। यानी अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन भी जो है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। तो अब चले इसके जो टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे सब पॉइंट्स, वो हम देखते हैं क्या है। तो भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी जो उदारवादी स्वरूप है वो उसके कौन कौन से शीर्षक हैं जो हमारी लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके बारे में बताता है। तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें और भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। इतना ही नहीं कि सिर्फ जितना मैंने लिखा है सिर्फ वही, इसमें और पॉइंट्स भी आ सकते हैं और आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको भी काफ़ी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रस्तावना के द्वारा भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया। यानी जो हमारा देश है उसमें किसका पूरा जो प्रभुत्व होगा या डोमिनेंस होगा वो गवर्नमेंट का होता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी के अंडर में तो नहीं है, और वह अपने किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। यानी वो बाहरी रूप से तो किसी के अधीन नहीं होगा, अगर स्वतंत्र है तो अधीन किसी के नहीं होगा, ठीक है। तो अपने क्षेत्र में अंदरूनी और बाहरी रूप से क्या है, निरंकुश है, यानी उस पर किसी भी तरीके का कोई अंकुश नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बस समझने के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ कि इसमें ये होता क्या है। देन सेकंड पॉइंट है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जैसे कि आपको पता ही होगा जो हमारा स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है, ये सेक्युलर हमारी जो है धर्मनिरपेक्ष हमारा राज्य है, ठीक है। तो भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप की एक अन्य विशेषता क्या है कि ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों को। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि जो सभी धर्म है, ठीक है, भारत में जितने भी धर्मनिरपेक्ष, मतलब हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। और भारत की जो मूल प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले नहीं था, ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा नहीं गया। और इसमें जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में इसको 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता क्या है कि जितने भी भारत में धर्म है, अलग अलग जो जिसको मानता है, उसमें किसी भी बिना भेदभाव किए, ठीक है, वो अपने धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, पर
ये है कि किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकता, लेकिन धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों को अपने तरीके से आज़ादी है कि वो अपने धर्म को किस तरीके से मानते हैं। तो ये था धर्मनिरपेक्षता। अब तीसरा पॉइंट है भारत समाजवादी राज्य है। यानी सबसे पहली बार नवंबर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में इस बात को जोड़ा गया था कि जिसका समर्थन सभी वर्ग के लोगों ने किया। यानी कि प्रस्तावना में एक शब्द और जोड़ा गया, जिसका समर्थन किसने किया था? सब ने किया था, पूरे वर्ग ने किया था। तो समाजवाद का अर्थ होता क्या है कि भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार से चलाई जाए जिसमें आर्थिक असमानता कम हो। यानी इस तरीके की व्यवस्था हो जिसमें आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक तरीके से जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो ना हो। यानी हो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ के उसको कम किया जा सकता है और विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान हो। यानी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सब अपना डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सके, उसमें सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो भारत एक क्या समाजवादी राज्य है जिसका समर्थन बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया और ये भी कहा गया कि भाई देश के अंदर जो है समाजवादी राज्य ही होना चाहिए और यहाँ पे कैपिटलिज्म ना हो यानी पूंजीवादी ना हो। लेकिन ये क्या है, हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, ठीक है, यानी आपका जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो अपनाया गया था। तो ये थर्ड पॉइंट था। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। यानी कि आपको पता है कि हमारा जो देश है भारतीय राज्य, ठीक है, मतलब वो क्या है, लोकतंत्रात्मक है। तो यानी उदारवादी स्वरूप का ये एक और विशेषता है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक होना है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्र घोषित किया गया कि भाई हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। अब इसका अर्थ है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में ही निवास करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जहाँ पर लोकतंत्र की बात होती है तो वहाँ पर सारी जो फैसले लिए मतलब फैसले नहीं, जो पूरा अंतिम शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। हमारा जो हम प्रतिनिधि जिनको चुनते हैं तो वो हमारे द्वारा ही तो चुने जाते हैं। तो जब वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं तो बाद में जो भी नीतियाँ बनानी है, जो भी डिसीजन उनको लेना है वो लेते हैं, लेकिन जो अंतिम शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। तो हमारा देश क्या है, एक लोकतंत्रात्मक राज्य भी है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, भारत एक गणराज्य भी है। तो प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ठीक है। मतलब लोकतंत्र तो है लेकिन साथ साथ में गणराज्य भी है। तो कुछ लेखों का मत क्या था कि भारत को लोकतांत्रिक घोषित करने के बाद गणराज्य शब्द का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब अगर भाई लोकतांत्रिक कर दिया है तो गणराज्य की क्या आवश्यकता थी। लेकिन उनका कहना है कि दोनों शब्दों का एक ही मतलब दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, लेकिन ये मत उचित नहीं है। दोनों जगह अपनी जगह सेम होंगे लेकिन कुछ चीज़ों में इसमें डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। और इसका 6 पॉइंट है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें आपने भी पढ़ा, जिसके अनुसार भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना भी की गई। तो संविधान में आपने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों से क्या स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता भारत को एक कल्याणकारी राज्य अवश्य बनाना चाहते थे। यानी नीति निर्देशक के द्वारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें क्या है कि भाई लोगों के जो कल्याणकारी काम होंगे वो करना, कि भाई सबके लिए जो है वेलफेयर का काम हो। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कि कल्याणकारी राज्य, आप इसमें और भी पॉइंट्स को डाल सकते हैं, जैसे कि विश्व शांति का समर्थक, ये भी हमारा देश है, ठीक है। और व्यक्तिगत गौरव को स्थापित करने का विश्वास भी हमारे देश के अंदर है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप इनमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो ख पॉइंट है, ख भारतीय राज्य का संस्थापक ढांचा, ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो फर्स्ट जैसे हमने पढ़ा, अब इसका जो सेकंड है, अब इसके भी क्या है, सब जो पॉइंट्स हैं वो बता रही हूँ। तो भारतीय राज्य का संस्था, अब हमने अभी तक पढ़ा कि उसमें जो विशेषताएं हैं अभी तक हमने पढ़ी कुछ, अब इसमें क्या है, अब आ जाएंगे कि उसका संस्थात्मक ढांचा, यानी उसका जो पूरा जो उसको लाया गया है या उस जो ये पूरा क्या है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब एक संस्था बनाई गई है उसका ढांचा कैसा है। तो संघीय प्रणाली एकात्मक झुकाव के साथ, तो हमारी जो संघीय प्रणाली है एकात्मक ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। यानी संविधान के अनुसार शासन की शक्तियों का केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। जैसे आपको पता है कि हमारा देश क्या है, हमारे देश के अंदर संघीय प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है, ठीक है, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे देखने को मिलता है कि जो संघीय प्रणाली है, बोलने के लिए तो लगता है कि एकात्मक है, लगता तो ऐसे कि संघात्मक है, लेकिन कभी कभी लगता है ये एकात्मक, मतलब सिर्फ एक के पास ही सारी शक्तियाँ निहित है। तो कभी कभी केंद्र सरकार के पास ही क्या हो जाती है, सारी शक्तियाँ दे दी जाती हैं उसको। तो अब तीनों के इनके मतलब जो तीनों जो विषय हैं, जैसे संघीय सूची हो गया,
ठीक है। उसके बाद राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। तो तीनों के अपने अपने विषय हैं और अपने अपने कार्य वो करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। जैसे कि भाई इसमें आपका जो संघीय सूची है उसका संबंध देश में रहने वाले नागरिकों से है, राज्य सूची में और जो राज्य से रिलेटेड काम होंगे वो होगा, समवर्ती सूची में जो होता है संघीय सूची और राज्य सूची मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें भारत का संविधान लिखित तथा कठोर है। तो आपको पता है कि हमारे देश का संविधान क्या है, लिखित है, ठीक है, रिटर्न है और रिजिड भी है, यानी कठोर भी है, ठीक है। दोनों का है ये मिश्रण, मतलब दोनों का ये मिश्रण है इसमें। तो भाई संविधान कैसा होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए, यानी लिखित भी है और कठोर भी है, ठीक है। संविधान की रक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी अगर संविधान की रक्षा करनी है ना तो उसके लिए एक सर्वोच्च न्यायालय भी ज़रूरी था और उसकी स्थापना की गई। देश का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी अगर हम देश के संविधान की बात करें तो वो उसको क्या माना जाता है, सर्वोच्च कानून माना जाता है, उसका ही अंतिम फैसला होता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है संसदीय शासन प्रणाली। तो भारतीय राज्य की एक अन्य विशेषता देश में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है, संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करना है। तो इस प्रणाली में क्या है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली तथा उत्तरदायी सरकार भी इसे कहते हैं, यानी मंत्रिमंडल है इसमें पूरा, ठीक है, और उत्तरदायी सरकार भी, यानी लोगों के प्रति क्या है, ये उत्तरदायी भी होता है। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो उसका जो वो क्या है, एक संवैधानिक मुखिया होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मुखिया होता है और उसकी शक्तियाँ नाम मात्र की, यानी अगर हम उसकी पावर्स की बात करें तो ये क्या होता है, ये जो कंट्री है उसका हेड माना जाता है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टेट के हेड माने जाते हैं, ठीक है। तो यानी ये संवैधानिक मुखिया होते हैं, इनकी शक्तियाँ, गवर्नमेंट का हेड माना जाता है किसको, प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो शक्तियाँ इसकी नाम मात्र की हैं और वास्तविक रूप से जो शासन चलाता है वो प्रधानमंत्री चलाता है। और सारी अगर हम शक्तियों की बात करें, वास्तविक शक्तियाँ जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो किसके हाथ में होती है, प्रधानमंत्री के पास और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था। तीसरा है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। भारतीय राज्य की अन्य विशेषता यह है कि इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक ये समझे जाते हैं ताकि लोग अपना क्या कर सके, विकास कर सके। लेकिन इनके लिए भी क्या है, कुछ उत्तरदायी, मतलब अगर मौलिक अधिकारों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी क्या है, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। तो आप इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय राज्य की विशेषता यह भी है कि इसके द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है। तो आपको पता है अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र तरीके से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये अपने जो भी फैसले हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, उनको अपने तरीके से ले सके, ताकि इनमें कोई भी किसी भी तरीके का दबाव ना हो। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, यानी अगर संविधान में शासन व्यवस्था को चलाना है तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्या है, बिल्कुल आवश्यक माना गया है, ठीक है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है संयुक्त चुनाव प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया गया था। अगर हम अंग्रेजी शासन काल की बात करें ना तो उस टाइम पे सांप्रदायिक चुनाव को लागू किया गया था। सांप्रदायिक चुनाव का मतलब क्या था कि भाई जो अगर कोई मुस्लिम धर्म का होगा ना, ठीक है, अंग्रेजों ने ये व्यवस्था चलाई थी कि भाई एक सांप्रदायिक से मतलब कि कोई अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम लोग ही क्या करेंगे, उस जो उन्होंने प्रतिनिधित्व चुना होगा उसको वोट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो प्रतिनिधित्व खड़ा हुआ है वहाँ के मुस्लिम लोग ही उन्हें क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है। जैसे अब हिंदू हो गए तो हिंदू की तरफ से जिनका उनका जो प्रतिनिधित्व खड़ा होगा तो सिर्फ हिंदू लोग ही उनको क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं। यहाँ पर मुस्लिम या कोई दूसरा अन्य वर्ग कोई भी जो है उसमें भाग नहीं ले सकता। ये था किस टाइम तक, जब अंग्रेजी शासनकाल था। लेकिन हमारे देश के जो लीडर्स थे वो इस प्रणाली को बिल्कुल ही बेकार मानते थे। ये देश को क्या कर सकता था, बांट सकता था। तो इसकी जगह फिर क्या हुआ कि भाई इसको जो था हटाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो था वयस्क मताधिकार को लाया गया। तो वयस्क मताधिकार क्या था, अब भाई इसमें यह था कि कोई भी संप्रदाय नहीं, इसमें ये था कि भाई जो है सब अपने तरीके से हर एक प्रतिनिधित्व खड़ा हो सकता है मुस्लिम से, चाहे उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाए, उनको मतलब क्या है ज़्यादा क्या दे दिया जाए, प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है बांटा नहीं जाएगा, देश को बांटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया था कि भाई सबको क्या है, चाहे वो हिंदू धर्म का कोई भी एक प्रतिनिधित्व खड़ा हो तो सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं बल्कि सब उसको क्या करेंगे, वोट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वयस्क मताधिकार में यही था
है ना। तो वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित आयु को पूरी करने पर प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है, ठीक है। और भारत में 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले को मत देने का अधिकार दिया गया है कि भाई वो अपना क्या कर सकता है, मत दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और भी पॉइंट जैसे जोड़ सकते हो, जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, गैर राजनीतिक नौकरशाही, तो ये आप लिख सकते हैं। देन लास्ट में आप इसमें कंक्लूजन डाल सकते हो, निष्कर्ष क्या है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हमारा जो था पूरा, किसकी बात करें हम, उदारवादी दृष्टिकोण की। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। और इससे नेक्स्ट हम जो है मार्क्सिस्ट पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म होता क्या है, ठीक है। और उसके भी कुछ पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में मे बी जो अप्रोच है उनमें से इंडिविजुअली जो है इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है। तो ये था आपका मतलब उदारवादी दृष्टिकोण। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।